हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस लूकर्स एकेडमी में। आज जो है हम आप सबको एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। हिंदी का जो है आज से मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें आप सभी लोग जो है 50 में 50 अंक जो है अपना पक्का कर लेंगे। यानी मैं जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हिंदी बुक में, उन सारे प्रश्नों का जो है मैं रोज डेली रात 8 बजे जो है आप सभी लोगों को कराऊंगा। तो आप सभी लोग जो है हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला नंबर प्रश्न देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, जिसमें पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ये पहला नंबर प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये VVI है, इसको जरूर याद रखिएगा। जो भी हम यहाँ पे प्रश्न आप सभी लोगों को कराएंगे वो सारा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा, तो इसलिए जो है आप सभी लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसका अगर उत्तर देखेंगे हम लोग तो कहा जा रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम लोग लूंज पूंज होते और एक कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं कह सकते और ना ही सुन सकते थे। वाक शक्ति ईश्वर द्वारा दी गई अनेक प्रकार की शक्तियों में से एक है, जिसके न होने पर सृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाती। तो मतलब यहाँ पे कहा गया कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम जो है कहीं एक कोने में बैठा दिए गए होते लूंज पूंज अवस्था में, और हम अपने अन्य इंद्रियों के द्वारा जो है कोई भी काम को करते, लेकिन हम अपने जो भावनाएं हैं या मतलब कि अपने बातें जो है विचार है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते। उसके लिए तो हमें वाक शक्ति की जरूरत है। तो वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे प्रतीत होते, और इससे क्या होता है कि सारा सृष्टि जो है वो गूंगा प्रतीत होता है। तो ये पहला नंबर जो प्रश्न हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो उसका उत्तर है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसका उत्तर है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, ठीक, जो यूरोप के लोगों में पाई जाती है। इसकी शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, और इसमें ऐसे चतुराई के साथ बातचीत किए जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसी का दूसरा नाम सुहृद गोष्ठी है। इसी का दूसरा नाम क्या है, सुहृद गोष्ठी है। मतलब सुहृद गोष्ठी का मतलब होता है हार्दिक बातचीत। सुहृद गोष्ठी का मतलब क्या होता है कि हार्दिक बातचीत या हार्दिक रूप से बातचीत, ठीक ना, हार्दिक बातचीत जो हमारा सुहृद गोष्ठी का मतलब होगा। तो यहाँ पे कहा गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यानी बातचीत करने की कला, ये यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, और इसमें ऐसे यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं कि जिससे सामने वाले को जो है बातों को सुन करके उसके कान को सुख मिलता है, यानी उसको अच्छा लगता है। वो मतलब कोई यूरोप के व्यक्ति बुरा भला भी कह रहा है सामने वाले से, तो उसके बात को सुन करके उसको अच्छा ही लगता है। तो इनमें जो है बातचीत करने का हुनर होता है, कला होता है। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ज्यादातर यूरोप के लोगों में देखा जाता है। तो ये दूसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा उसका उत्तर है। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न जो हमारा है वो कहा जा रहा है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। व्याख्या करने वाला जो प्रश्न आता है, व्याख्या करने वाला जो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें ऐसा प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक। तो इसमें ऐसा दिया है प्रश्न में कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यानी इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पहला जो पैराग्राफ होता है व्याख्या में, जैसा यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हम लिखे हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भारतेंद्र युग के महान रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो इतना जो है आपको व्याख्या करने वाले में लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है ये इस लेसन का ना होकर के बातचीत पाठ का ना होकर किसी दूसरे पाठ का होता, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस पाठ का नाम मेंशन करेंगे और साथ ही उस पाठ के जो भी राइटर या लेखक होंगे या कवि होंगे उनको लिखेंगे। ये जरूर आप लोग को करना है, नहीं तो फिर जो 4 नंबर का आपका व्याख्या वाला प्रश्न होता है उसमें से नंबर जो है काट लिया जाता है, यानी पूरा नंबर नहीं मिलता आप लोग को। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चीज को कभी भी छोड़ना नहीं है। व्याख्या वाले प्रश्न में ये जो है पहला पैराग्राफ को जरूर उतारना है। भले आप जो अर्थ दे रहा है अर्थ में या व्याख्या करने वाले में कुछ कमी कर दें, लेकिन इसको नहीं छोड़िएगा, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा एग्जाम के पेपर में, और सुंदर राइटिंग में साफ साफ
कहीं कटम किटम नहीं होना चाहिए कि यहाँ एक वर्ड लिखे और बगल में तुरंत फिर काट के फिर एक वर्ड लिखे, नहीं, फ्रेश होना चाहिए और सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया इस उत्तर का। और इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न का जो व्याख्या पूछा जा रहा है या पंक्ति दिया है उसका व्याख्या पूछा जा रहा है तो उसको करेंगे। तो क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बेन जॉनसन के माध्यम से कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता, जो बहुत ही उचित जान पड़ता है, कारण कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब मनुष्य अपने मुख से कुछ बोलता है तो वह सामने वाले के दिमाग पर असर डालता है। अगर बात अच्छी हुई तो व्यक्ति खुश होता है और अगर बात बुरी हुई तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इस प्रकार बोलकर व्यक्ति अपना गुणदोष जो प्रकट करता है या गुणदोष दिखलाता है। तो ये हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसका ये आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा इसको। इसके बाद जो है आगे हम देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब ये जो पंक्ति है ये पंक्ति ये कौन बोलती है, तो आप लोग पढ़े होंगे, उसने कहा था कहानी जिसमें लहना सिंह से जो है वो छोटी जो 8 साल की लड़की होती है वो उससे बोलती है कि कल देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू, मतलब वो दिखाती है कि देखो नहीं कल मेरा मतलब सगाई हो गया है और ये देख नहीं रहो रेशमी दुपट्टा जो मैं ओढ़ी हुई हूँ। तो उसको दिखाने के बाद या बताने के बाद लहना सिंह जब सुन लेता है तो उसके साथ क्या प्रतिक्रिया होता है, मतलब वो क्रोधित हो जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि लहना सिंह ये सुनने के बाद क्रोधित हो जाता है, जब घर जाता है तो बहुत सारी प्रतिक्रिया करता है, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ कहा जा रहा है उत्तर में कि कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आ गया। लहना सिंह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। साथ ही साथ वो अपना सुध-बुध जो है खो बैठा, मतलब सुध-बुध जो है वो खो बैठा, उसको होश नहीं था। इसलिए वो घर जब वापस जा रहा था तो एक लड़के को नाली में ढकेल देता है, एक खोमचे वाले के जो है खोमचे को बिखेर देता है, एक कुत्ते को पत्थर मारता है, एक गोभी वाले के जो ठेले में जो है वो दूध उड़ेल देता है, और एक पूजा पाठ करके औरत जो है नहा करके जो है पूजा पाठ करने वाली जो औरत जो है उससे टकराता है, वो अंधे की उपाधि पाता है उनसे, और ऐसा करते हुए वो घर जाता है। यानी जो लहना सिंह है वो लड़की की बात सुनने के बाद वो क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित हो जाता है तो वो घर जाता है, तो ये सब प्रतिक्रियाएं वो करता है। तो इसी को हम लोग को लिखना है। अब इसके अलावा आप लोग कुछ और चीजें नहीं डालना है, मतलब जो प्रश्न दे रहा है, जो प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार जवाब देना है, प्रश्न से हट के जवाब नहीं देना। हाँ, ये भी कहेंगे कि हूबहू मेरा ही सेम जो मैं लिखा हूँ यही रट लेना नहीं है, यही रट के छापना नहीं है एग्जाम में। अगर मान लो ये प्रश्न पूछे तो आपको पढ़ने के बाद समझने के बाद खुद से इसका आंसर बनाने, ये हम आपको गाइड करने बता रहे हैं कि ऐसे आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि मेरा सेम छाप दीजिएगा जा करके एग्जाम में, आप जो खुद से मेहनत करिएगा, खुद से इसको पढ़ने का समझ करके और बनाने का कोशिश करिएगा कि हम खुद से जो है इसका आंसर बनाएं, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग को करना है, मेहनत करना है, बिना मेहनत के जो है कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, ठीक। इसके बाद अगर आगे देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लहना सिंह के गांव में या लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है क्या करता था, तो औरतों को जो है बच्चे होने की ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाइयाँ देता था, यहाँ के लोगों को जो है गाँव वालों को भगाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। जर्मन वाले जो है बड़े पंडित है, वो वेद पढ़ पढ़ करके विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, वो भारत में आ जाएंगे तो गौ हत्या नहीं करेंगे। तो इस तरीके के बातें अफवाहें जो है वो तुर्की मौलवी गांव में आकर के फैलाता रहता था। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो क्या कहता था, तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ करके वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, जर्मन वाले गौ को नहीं मारते, अगर वे हिंदुस्तान आ जाएंगे तो यहाँ पे जो गौ हत्या बंद कर देंगे। वो मंडी के बनियों को डाक खाने से रुपए निकालने के लिए बहकाता था और कहता था कि सरकार का राज्य जाने वाला है, ठीक। इसके साथ ये भी कहता था कि तुर्की जो मौलवी था वो गांव में आकर औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, और जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको दवाइयाँ देता था। तो ऐसा जो तुर्की मौलवी जो है लहना के गांव में आकर के बातें करता था, अफवाह फैलाता था, और साथ ही जो है दवाइयाँ और ताबीजें बांटता था। तो ये 5वां नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है। इसी तरह आगे देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि लहना सिंह
लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, लाहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि लाहना सिंह, उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, वो नंबर 77 राइफल्स में जमादार पद पर कार्यरत था। ठीक, वह एक कम्युनिस्ट सैनिक था जो भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ने गया था। वह अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से मोर्चे पर डटा हुआ था और अपने प्राणों की परवाह किए बिना दिन रात खंदक में तन्मयता के साथ जमा हुआ था। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए बहुत तेजी थे और जो इन कथनों से प्रदर्शित होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक ना। और साथ में ये भी कहा गया कि उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, मानवीय संवेदना तथा वचनबद्ध प्रेम। ठीक ना। तो ये हमारा जो है 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि लाहना सिंह का परिचय बताया गया कि लाहना सिंह कौन था। तो कौन था वो बताना है कि उसने कहा था कहानी का नायक था और वो किस पद पर कार्यरत था, तो जमादार पद पर, और उसको नंबर 77 राइफल्स के पद पर वो कार्यरत था। और वो क्या था, एक कम्युनिस्ट सैनिक था जो भारत से दूर विदेश फ्रांस में लड़ने गया था जर्मन लोगों के खिलाफ। तो ये हमारा जो है 6ठा नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर था। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त को स्वीकार करते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो 2 प्रश्न दिया, जैसे आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, ये हो गया। साथ में जो है आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त को स्वीकार करते हैं। एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका अगर उत्तर की बात करेंगे तो इसमें दे रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के यही विचार था कि नई पीढ़ी देश का भविष्य है, अर्थात वह नई पीढ़ी के से जो लोगों से बार बार कहता था कि आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर जो है शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आप नेता बनिए, ऐसा जो है जयप्रकाश नारायण लोगों से बार बार वो कहते थे, उनका विचार था। साथ में जो है आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। जब आंदोलन नेतृत्व स्वीकार करने लगते हैं तो कहा जा रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व इन शर्तों पर स्वीकार करना चाहते थे कि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से डिक्टेट नहीं करेगा। डिक्टेट मतलब होता है बताना, मतलब मुझे पीछे से कोई सलाह नहीं करेगा, नहीं तो आज इस नेतृत्व को मैं स्वीकार करूंगा और कल इस नेतृत्व को छोड़ दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप सभी की बातों को सुनूंगा लेकिन फैसला या और फैसला मेरा होगा। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण अपना शर्त यही रखते हैं कि मुझे नेता बनाने के बाद कोई मुझे कुछ सलाह नहीं देगा, कुछ बताएगा नहीं, ठीक ना, कोई पीछे से मुझको डिक्टेट नहीं करेगा, नहीं तो मैं आज इस आंदोलन को स्वीकार कर रहा हूँ या नेतृत्व को स्वीकार कर रहा हूँ, अब कल इस नेतृत्व को मैं छोड़ दूंगा। तो ये हमारा जो है 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया ये भी कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि दिनकर जी वेल्लोर में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ जी गोयनका के यहाँ मेहमान थे, गोयनका के यहाँ टिके हुए थे या मेहमान थे। ठीक, जयप्रकाश जो नारायण थे या बाबू थे वो भी मतलब मद्रास में पहुंचे थे। दिन में दिनकर जी उनसे मिलने गए, उन्होंने उन्हें अपनी कुछ हृदयग्राही कविताएं सुनाई। रात में दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा, रात में मतलब दिनकर जी जो है कहाँ रुके थे, तो रामनाथ जी गोयनका के यहाँ, तो उनके यहाँ उनको दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में जो उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम जो है नामक अस्पताल में पहुंचाया गया, परंतु उन्हें बचाया न जा सका और वहीं पे हमारा दिनकर जी का निधन हो गया। तो दिनकर जी का निधन जो है कहाँ हुआ था, तो विलिंगडन नर्सिंग होम में, जो कि और वो कहाँ पे उस समय मेहमान थे, तो याद रखना है कि रामनाथ जी गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के क्या थे, मालिक थे, उनके यहाँ रात में मेहमान थे और वहीं इनको जो अस्पताल में पहुंचाए थे। लेकिन वहां अस्पताल में पहुंचने के बाद इनका निधन हो गया था हार्ट अटैक से। तो 8 नंबर प्रश्न का हमारा ये उत्तर है। इसी तरह आगे देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो आनंद जो कौन थे, तो बुद्ध के जो गौतम बुद्ध थे हमारे, उनके शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध जो थे अपने शिष्य से क्या कहे, तो शिष्य को कहते हैं कि जो मैंने धर्म चलाया है वो 5 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब होता है 1000, 5000 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वो कितना दिनों तक चलेगा, तो 500 वर्षों तक चलेगा। 5000 चलने वाला था लेकिन 500 वर्षों तक चलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मतलब गौतम बुद्ध जो है अपने शिष्य आनंद से यही कहते हैं कि मैंने जो है धर्म चलाया, अपना जो धर्म बनाया है वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन अब ये 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारी लोग जो है अब भिक्षुणी बन चुकी है, उनको भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। तो इस वजह से जो है अब हमारा धर्म जो है केवल 500 वर्षों तक ही चलेगा। तो यही बात जो है बुद्ध ने जो है आनंद से कहा था। तो ये 9 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगर 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि नारी की
पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई ये पूछा जा रहा है। तो नारी की पराधीनता, पराधीनता मतलब क्या होता है कि दूसरे के अधीन या गुलाम रहना, ठीक ना। स्वाधीनता मतलब होता है कि स्वतंत्र होना एक तरीके से, लेकिन पराधीनता मतलब होता है दूसरे के अधीन होना या दूसरे के गुलाम होना। तो नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा कि नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने क्या किया? कृषि का आविष्कार किया। यानी मनुष्य ने या मानव जाति ने क्या किया? जब कृषि का आविष्कार कर दिया, इससे नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई, जिससे चलते जो है नारी कहाँ रहने लगी? घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। और यहाँ से जिंदगी जो है कितने टुकड़ों में बट गई? तो 2 टुकड़ों में बट गई। और घर का जीवन क्या हो गया? सीमित हो गया, और बाहर का जीवन असीमित होता गया। और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। अगर मान लो कोई छोटा और बड़ा है तो बड़ा कहीं ना अधीन छोटा रहेगा, तो इसीलिए छोटी जिंदगी जो है क्या हो गया? वो बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। और यही नारी की पराधीनता का क्या है? संक्षिप्त इतिहास है। मतलब नारी की पराधीनता की अगर बात करेंगे तो कब से शुरू हुआ? कृषि के आविष्कार से हुआ। कृषि का आविष्कार होने लगा तो पुरुष अब बाहर व्यस्त न होने लगे कि बाहर खेत में जाके कामकाज करना, हल जोतना, हर चीज करना। अब महिलाओं के लिए केवल घर का कोना छोड़ दिए कि फसल उसल लाएंगे तो उसको साफ सफाई करना, देख रेख करना, बस यही उनका काम बच गया। तो इससे नारी लोग को क्या हो गया? छिड़ता होने लगी। तो नारी के जो है यही पराधीनता का इतिहास बताया गया है। तो ये जो है टोटल आज हम लोग जो है कितना प्रश्न देखें? तो 10 प्रश्न देखें। यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। तो ऐसे ही हम लोग जो है अपने इस सब्जेक्टिव सीरीज के जो आज पहला दिन है इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखें। ऐसे ही हम लोग जो है आगे भी अपने सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। तो आगे भी हम लोग जो है 10 क्वेश्चन करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक, उन सभी को हम लोग करेंगे। और अगर आपको इन सभी का PDF नोट्स चाहिए तो हमारे SS लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही ये क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है क्या चाहते हैं या किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।